हाय गुड इवनिंग एवरीवन। अभी हमारे साथ करीब करीब 14 लोग जुड़ चुके हैं। ये लोग आ रहे हैं हमारे साथ। आज हम लोग ट्राई करेंगे कि हमारा एक ही सेशन में कंप्लीट हो जाए। यस भाई, गुड इवनिंग एवरीवन। यस भाई, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए तो फिर मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ हमारा सेशन। आ रहे हैं अभी। यस, गुड इवनिंग भाई। शेयर। जय हिंद भाई। Stay- क्या अभी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है क्या? ओके, विजिबल। हाँ। हाँ जी गुरु जी, आ रहा है। ओके ओके। चलिए तो हमारा सेशन हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा 31वां सेशन है, WLS वीकली लर्निंग सेशन। और जैसे कि हमारा ये सीरीज चल रहा है लीगल रिक्वायरमेंट के ऊपर, और उसका भी एक बेसिक जो पार्ट है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग जो किया था फैक्ट्री एक्ट का हिस्ट्री देखा हम लोगों ने। फिर उसके बाद हेल्थ वाला जो चैप्टर था वो हम लोगों ने थोड़ा सा समझने के लिए ट्राई किया, उसमें कौन से क्लोज आते हैं। और जब एक फैक्ट्री होता है तो उसके अंदर जब एज अ सेफ्टी ऑफिसर आप काम कर रहे हो, वहाँ पे अगर आपको हेल्थ एंड सेफ्टी इम्प्लीमेंट करना है, उस केस में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू देखा था। फिर उसके बाद हमारा सेफ्टी का जो सेशन स्टार्ट हुआ था, उसमें लास्ट वीक हम लोगों ने कुछ 10 जितने जो पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने कवर किए। और आज का जो हमारा सेशन है वो हमारे लास्ट और 10 जो पॉइंट है सेफ्टी के बारे में, टोटल 20 सेक्शन है। तो आज हम जो सेक्शन देखेंगे 31 से लेकर 40 के जो सेक्शन है वो हम लोग चेक करेंगे। सो हम लोग थोड़ा सा क्विकली रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या चीज लास्ट वीक में देखा था। ये आपके स्क्रीन ऊपर दिख रहा है कि फेंसिंग ऑफ मशीनरी के बारे में हम लोगों ने देखा। फिर जब मशीनरी कोई भी अगर मोशन में होती है तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए वो देखा। अगर कोई भी डेंजरस मशीन है तो उसके आसपास में यंग पर्सन जो है उसका एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर करना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है वो देखा। स्ट्राइकिंग गियर क्या होता है, लॉकआउट टैगआउट जो हम लोग नॉर्मली वर्ड यूज करते हैं उसके अंदर हम लोग क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, वो लगाना चाहिए, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। सेल्फ एक्टिंग मशीन ऐसा एक क्लोज था कि जो अभी ज्यादातर इंडस्ट्री में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पहले के मशीनरी को बाद आया कैसिंग ऑफ न्यू मशीनरी, यानी फैक्ट्री एक्ट एक बार इम्प्लीमेंट हो गया। इम्प्लीमेंट होने के बाद जितनी भी नई मशीनरी आ रही है कंपलसरी कैशिंग करने का एक क्लोज जो है वो बाद में डाला गया था। और आज की डेट में अगर कोई भी आप नई मशीनरी या आज की डेट में जितनी भी फैक्ट्रीज में जो भी मशीनरी आप देखेंगे वो सारा का सारा मशीनरी जो आता है। ऑक्यूपेशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर। कॉटन ओपनर जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड मशीन है। और उसमें भी एक ऐसा मैकेनिज्म हुआ करता था कि अगर कोई आदमी का
आया सेक्शन 28 लिफ्ट के बारे में हम लोगों ने देखा, सेक्शन था मजबूती क्रेन और उससे रिलेटेड में देखा, और लास्ट में हम लोगों ने देखा रिवॉल्विंग। तो अभी यहाँ तक के 21 से लेकर 30 वाला जो सेक्शन था वो 10 सेक्शन हम लोगों ने लास्ट जो हमारा 31 से लेकर 40 वाला जो सेक्शन है उसमें देखेंगे। आपके स्क्रीन के ऊपर एक इक्विपमेंट आ रहा है, तो बता पाएगा कि क्या है ये चीज? अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एयर रिसीवर टैंक। ओके, वेरी गुड। एनीवन एल्स? एयर कंप। ओके, हाँ, ओके, कोई कोई दिक्कत नहीं है। एयर कंप्रेसर के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो बेसिकली सेफ्टी के अंदर इसका क्या रोल होता है, या करेक्ट, एयर कंप्रेसर, कंप्रेसर का टैंक बोलिए, एयर रिसीवर टैंक बोलिए, अलग अलग नाम के हिसाब से इसको जाना जाता है। बेसिकली फैक्ट्री एक्ट में इसको, इस इक्विपमेंट को या इससे रिलेटेड और भी जो इक्विपमेंट है उसको किस तरह से डिफाइन किया गया है वो हम लोग देखते हैं। सेक्शन 31 जो होता है प्रेशर प्लांट से रिलेटेड है। सो इसका डिफाइन कैसे किया गया, इन एनी फैक्ट्री, यानी इंडिया के अंदर कोई भी फैक्ट्री ले लो, उस फैक्ट्री के अंदर कोई भी प्लांट ले लो, कोई भी मशीनरी ले लो, या किसी भी मशीन का कोई भी एक पार्ट ले लो, वो पार्ट अगर कहीं पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे ज्यादा प्रेशर के ऊपर काम कर रहा है तो ये सेक्शन 31 जो है वो बाय डिफॉल्ट वहां पे एप्लीकेबल हो जाता है। कैसे समझेंगे? कोई भी फैक्ट्री ले लो, फैक्ट्री के अंदर कोई भी प्लांट ले लो, प्लांट का या कोई मशीन ले लो, या मशीन का कोई भी एक पार्ट ले लो, अगर उस पर्टिकुलर पार्ट में, उस मशीन में, उस प्लांट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 kg/cm² से अगर ज्यादा प्रेशर के ऊपर वो काम कर रहा है, तब ये क्लोज जो है सेक्शन 31 जो है ये जो है एप्लीकेबल होता है। इस केस में एक्ट ने क्या कहा है? एक्ट बोलता है कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने स्टेट के लिए खुद के रूल्स बनाएगी कि इसकी सेफ्टी के लिए जब भी कोई भी आदमी प्रेशर इक्विपमेंट जो होता है, प्रेशर वेसल जो होता है, प्रेशर प्लांट जो होता है उसके आसपास में अगर काम कर रहा है तो उस केस में उसकी सेफ्टी के लिए, प्लांट की सेफ्टी के लिए, मशीन की सेफ्टी के लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशन बनाने चाहिए वो स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब से डिसाइड करेगी। अगर साथ में अगर कहीं पे एग्जाम्पशन देना है यानी किसी को रिलैक्सेशन देना है तो भी वो स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे डिसाइड कर सकती है। पहली ये चीज आ गई। अच्छा, दूसरा, अभी हम लोग सेक्शन 32 के तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने रेलिंग देखा होगा, सही है? हेलो, हाँ, अगर आप फोटो ध्यान से देखेंगे तो आपको एक स्टेयरकेस दिखाई दे रहा है। स्टेयरकेस के ऊपर वाला अगर पोर्शन देखेंगे तो वहां पे आपको प्लेटफॉर्म जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर आप लोगों ने रेलिंग देखा होगा कि 3 रेलिंग लगा के हम लोग रखते हैं। साथ में अगर कहीं पे हाइट पे अगर एक येलो कलर की पट्टी आपको दिखाई दे रही है हॉरिजॉन्टल, पट्टी भी क्यों लगाई जाती है? तो इसका जो रिलेशन है वो एक्चुअली फैक्ट्री एक्ट जो होती है उसकी रिक्वायरमेंट से निकल के आता है। तो सेक्शन 32 क्या कहता है? फ्लोर, स्टेयर एंड मींस ऑफ एक्सेस, उससे रिलेटेड आपको कुछ सेफ्टी का प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा? तो कहता है इन एवरी फैक्ट्री, पूरे इंडिया की सारी फैक्ट्रीज में ये चीज एप्लीकेबल होता है। क्या एप्लीकेबल होता है अभी हम लोग देखते हैं। हर एक फैक्ट्री के अंदर जितने भी उसके फ्लोर बने हुए हैं, जितने भी उसके अंदर स्टेप्स है, जितनी भी स्टेयर्स है, सीढ़ियां है, पैसेज वे बना हुआ है, जैसे कि अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो बीच में कॉरिडोर जैसा मैकेनिज्म आपको देखने को मिलता है, तो सेम फैक्ट्री के अंदर भी पैसेजेस बने हुए रहते हैं। गैंगवेज यानी जैसे ये आप शॉप फ्लोर देख रहे हो, शॉप फ्लोर में बीच में येलो कलर की 2 लाइन रहेगी और उसमें आदमी जो है वो चलते रहते हैं, गैंगवेज हो गया। वो कैसा होना चाहिए? साउंड कंस्ट्रक्शन, यानी ऐसा नहीं है कि कोई भी जुगाड़ करके कोई भी सिस्टम बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, साउंड कंस्ट्रक्शन का होना चाहिए। साथ में क्या कहता है कि सेल बी केप्ट फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन, यानी सीढ़ी, पैसेजवे, गैंगवेज, चलने का जो भी रास्ता बना हुआ है वो सारा ऐसा होना चाहिए कि एक तो मजबूत होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे इमरजेंसी में बहुत सारे लोग वहां से अगर इमरजेंसी में दौड़ रहे और पूरा का पूरा सीढ़ी टूट के नीचे गिर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ में कोई भी सामान उसके बीच में नहीं रखना है। अगर एज अ सेफ्टी ऑफिसर, एज अ फायरमैन अगर आप राउंड पे निकले हो, अगर आपको ये सारी चीज में अगर कहीं पे भी कोई भी ऑब्स्टेकल दिखता है, कोई सामान रखा हुआ दिख रहा है, तो डेफिनेटली आप जो है ये ऑब्जेक्शन उठा सकते हो कि यहाँ पे हमारा लीगल रिक्वायरमेंट जो है उसका वायोलेशन हो रहा है। इसके साथ साथ में ये भी कह रहा है कि भाई जहाँ पे भी जरूरत हो वहां पे प्रोवाइडेड एंड मेंटेन सेफ मीन्स ऑफ एक्सेस, एक्सेस यानी कि वहां जाने का रास्ता, और जब मीन्स ऑफ इग्रेस बोलते हैं तो वहां से बाहर निकलने का रास्ता।
दोनों चीज जो है वो एकदम सेफ होना चाहिए और ऑलवेज अवेलेबल होना चाहिए कि जब भी वहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे। थर्ड जो पॉइंट आता है वो ऐसा आता है कि अगर आदमी कोई हाइट पे अगर काम कर रहा है जहाँ से उसका आदमी का गिरने का अगर चांसेस है, उस केस में या तो आप प्रैक्टिकल प्रिकॉशन लेके चाहे उसका फेंसिंग करो, यानी उसके आसपास में कुछ ऐसा रेलिंग जैसा मैकेनिज्म करो, या तो दूसरा कोई भी सेफ्टी प्रिकॉशन लो। यहाँ पे सेफ्टी बेल्ट वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे आप सेफ्टी बेल्ट लगा सकते हैं, ऊपर लाइफलाइन लगा सकते हैं, या दूसरा कोई भी मैकेनिज्म है उसका यूज कर सकते हैं ताकि वो आदमी जो है वो हाइट पर से गिरे नहीं। अच्छा, ये फोटो देखकर आपको क्या लग रहा है? 4 फोटो भी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, कोई बताएगा क्या है इसमें? एनीवन? इसमें वाटर टैंक है और इसमें काम चल रहा है सर। ओके, जी एक टैंक है इसमें। सॉरी, ये बैकग्राउंड से थोड़ा सा आवाज आ रहा है, उसको बंद कर दीजिए। सर फर्स्ट फोटो जो आदमी बैठा वो है मतलब चारों तरफ मतलब जो है ना ये हैंड ड्रिलिंग नहीं है यहाँ पे। ओके, वेरी गुड। सेकंड में सर जो है वो स्केप फोल्डिंग वाली हैंड ड्रिलिंग है, लेकिन वो लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अनलीगल है सर वो। अच्छा, ओके। और, और सर और थर्ड फोटो में जो टैंक है वो जो उसका केप है वहाँ पे हैंडलिंग थोड़ा गैप होना चाहिए, या फिर हाइट पे चलो होनी चाहिए ठीक है, हैंडलिंग थोड़ी और। ठीक है। और फोर्थ? फोर्थ में सर ये ओपन है, इसको बंद रखना चाहिए। वेरी गुड। चलिए ठीक है, आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए, अभी हम लोग आगे चलते हैं। ओके, फैक्ट्री एक्ट में ये चीजें मैंने 4 फोटो जो लिए वो 4 एग्जांपल आपको बताने के लिए लिए कि भाई ऐसे सेफ्टी के अंदर क्या चीज आती है, यानी फैक्ट्री एक्ट क्या बोलता है इन सब चीजों के लिए। सेक्शन 33 में आता है कि पीट, सम्स या ओपनिंग इन फ्लोर्स, कहीं पे भी अगर आपको ये सामान दिख रहा है, यानी कोई भी ऐसा चीज दिख रहा है इन एवरी फैक्ट्री, इंडिया की हर एक फैक्ट्री में जहाँ पे फिक्स वेसल यानी कोई भी प्रोसेस इक्विपमेंट वेसल है, कोई संप बना हुआ है, कोई टैंक बना हुआ है, कोई पीट बना हुआ है, या कहीं पे ओपनिंग इन द ग्राउंड है, यानी कोई जमीन जो ग्राउंड फ्लोर है आपका फैक्ट्री का वहां पे कोई गड्ढा बना हुआ है, या कोई होल है, ओपनिंग यानी होल, या कोई फ्लोर के ऊपर होल है, जैसे हम लोगों ने सेकंड फोटो में देखा था कि कोई आदमी जो है फर्स्ट वाले में काम कर रहा है, उसके साइड में गड्ढा जैसा दिख रहा है, सेकंड वाले में स्केफोल्डिंग का रेलिंग जैसा दिख रहा है, उसके साइड में फ्लोर में ओपनिंग है। और ओपनिंग इन द ग्राउंड का जब हम लोग बात करते हैं तो जो लास्ट वाला जो फोटो था जिसमें पानी की टंकी जैसा दिखाई दे रहा था, उसका अगर मेन होल खुला हमें दिख रहा है तो हम लोग बोलेंगे ओपनिंग इन द ग्राउंड। ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसके साथ डेप्थ यानी उसकी गहराई, उसकी सिचुएशन यानी वो कहाँ पे लोकेटेड है, फिर आता है उसका कंस्ट्रक्शन यानी उसके अंदर का मैकेनिज्म क्या है। अगर जब आप फैक्ट्री के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे एजिटेटर और रिएक्टर इक्विपमेंट होते हैं, उसके अंदर मैकेनिज्म रहता है कि जो मोटर जब चालू होती है तो वो गोल गोल घूमता है। अगर कोई आदमी अंदर चला गया और गलती से किसी ने अगर इलेक्ट्रिक का सप्लाई ऑन कर दिया तो वो आदमी ऐसे ही जो ब्लेड घूम रही है, जैसे हमारा घर में जो ग्राइंडिंग मशीन यूज होता है सेम वैसी चीज होती है, तो वो आदमी को क्रश कर देगी। या कंटेंट, उसके अंदर जो कंटेंट रखा हुआ उसकी वजह से काफी बार हम लोग सुनते हैं कि कोई टैंक में आदमी गिरा और उसका डेथ हो गया। जो ड्रेनेज सिस्टम साफ करने के लिए जो आदमी अंदर जाते हैं वो कहीं पे वो हो जाता है। पानी की टंकी में अगर कोई आदमी गिर गया तो वो जो पानी है उसकी वजह से भी उसकी जान जा सकती है। तो वैसा कुछ भी है कि जिसकी वजह से अगर आदमी की सेफ्टी का रिस्क है तो उस केस में उसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो जब भी आप फैक्ट्री में अगर ऐसा कोई भी चीज देख रहे हो जहाँ पे ओपनिंग है तो उसको आपको कवर करवाना चाहिए। इसके साथ स्टेट गवर्नमेंट को रिलैक्सेशन दिया गया है कि भाई अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ हमें अलग से रूल बनाने हैं, एग्जाम्पशन देना है तो आप दे सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में भी बताइए। 3 फोटो आपके सामने दिख रहे हैं, क्या लग रहा है? मटेरियल हैंडलिंग क्या फोटो है साहब? ओके, वेरी गुड। एनीवन एल्स? ये मैंने सर फोटो डाला था सुबह। पहली फोटो में सर इसमें जो इसका वेट ज्यादा है और सिंगल बंदा उठा रहा है, उसमें लिफ्टिंग का यूज होना चाहिए सर, या फिर ट्रॉली यूज करना चाहिए उसको। जो पहली फोटो है उसमें पहली फोटो में एर्गोनॉमिक्स उठा रहा है कि
वो जो वेट है वो काफ़ी हैवी है, अगर वो उठाएगा तो उसको मस्कुलिनिस डिसऑर्डर हो जाएगा। और दूसरी good. दूसरी वाले में वही है। लड़कों में भी सेम ही है कि उसको मस्कुलिनिस डिसऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि उसको उसके नीज के ऊपर उठाना है, बट वो झुक के उठा रहा है, जिसकी वजह से मस्कुलिनिस डिसऑर्डर होगा। उसको बैक पेन होगी, उसके जो बैक के कोर्स के जॉइंट है उसमें थोड़ा बहुत गैप आ सकता है और सीरियस बैक इंजरी भी हो सकती है। वेरी वेरी गुड। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका माइक जो है वो ऑफ कर दीजिए। एक्सेसिव वेट, सेक्शन 34 जो है वो एक्सेसिव वेट होता है। एक्सेसिव यानी ज्यादा। तो फैक्ट्री एक्ट क्या कहता है? क्लियर कट मना कर दिया है। नो पर्सन यानी कोई भी आदमी नहीं उठाएगा इन एनी फैक्ट्री, यानी पूरे इंडिया की सारी फैक्ट्री के लिए ये चीज एप्लीकेबल हो गई। क्या नहीं करेगा? लिफ्ट यानी सामान नहीं उठाएगा। कैरी करना यानी उठा के अपने पास में रखना, उसको कैरी बोलते हैं। और मूव करना यानी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे लेके जाना। ये 3 एक्टिविटी के लिए फैक्ट्री एक्ट ने मना किया है। कब? नो पर्सन शैल बी एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री टू लिफ्ट, यानी सामान नहीं उठाएगा, सामान उठा के अपने पास में नहीं रखेगा, और सामान एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे नहीं लेके जाएगा। लेकिन कब? कि बहुत ज्यादा लोड नहीं होना चाहिए। एनी लोड सो हैवी, इतना लोड नहीं उठा सकता है कि जिसकी वजह से उसको कुछ भी इंजरी हो। फिर यहाँ पे लिख दिया कि हर एक बिल्कुल सर स्टेट जी। गवर्नमेंट जो है, सॉरी कुछ कहना है? जी नहीं। ओके, हर एक स्टेट गवर्नमेंट को बोला हुआ है एक्ट में कि आप अपने स्टेट के लिए रूल्स जो है वो डिफाइन करेंगे। तो हो सकता है शायद गुजरात में जो लिमिट डिफाइन किया गया हो कि आदमी कितना वेट उठा सकता है, यहाँ पे सेकंड लाइन में आप चले जाइए, मूड बाय एडल्ट मेन, यानी जिसका 18 से ज्यादा एज है वैसा आदमी। एडल्ट वुमन 18 से ज्यादा कोई भी फीमेल एम्प्लॉय वो हो गया, एडोलसेंट हो गया, या बच्चे अगर कुछ प्रोसेस में इन्वॉल्व है तो वो कितना मैक्सिमम वेट उठा सकते हैं उसकी लिमिट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करेगी। तो आपका स्टेट का जो भी रूल्स रहेगा, फैक्ट्री रूल्स, उसमें से ये चीज जो है आपको पता चलेगी कि आपकी फैक्ट्री के लिए या आपके स्टेट के लिए क्या लिमिट है। ओके, अभी आ रहा है प्रोटेक्शन ऑफ आइस, सेक्शन 35। जब हम लोग बैक इंजरी की बात कर सकते हैं, आदमी की हेल्थ की बात कर सकते हैं, तो हमारा आइस जो है उसकी सेफ्टी के लिए क्या है, राइट? मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यहाँ पे देखो फैक्ट्री वर्ड जो है वो बाद में आ रहा है। कोई भी ऐसी फैक्ट्री के अंदर कोई भी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही है कि जिसमें रिस्क ऑफ इंजरी टू द आइस, यानी आंख में चोट लगने की पॉसिबिलिटी हो, किस चीज से? पार्टिकल, यानी कोई भी ऐसा, जैसे अगर आप ये मशीन देखोगे, ड्रिलिंग मशीन के नाम से हम लोग जानते हैं, तो ड्रिलिंग मशीन जब चलाते हैं तो उसमें जो एसएस या एमएस का जो भी बहुत छोटे छोटे चिप्स होते हैं ना, वो उड़ने के चांसेस हो सकते हैं। दूसरा, कहीं पे अगर वेल्डिंग का एक्टिविटी हो रहा है तो उसमें से स्पार्क निकलते हैं। ग्राइंडिंग मशीन अगर कोई चला रहा है तो उसमें से भी छोटे छोटे स्पार्क्स जो है वो निकलते रहते हैं। तो कोई भी पार्टिकल या कोई भी टुकड़ा छोटा अगर उसकी आंख में जाके लग सकता है तो उसके लिए आपको कुछ प्रोटेक्शन ऑफ आइस का सिस्टम देना पड़ेगा। रेस्ट टू द आइस बाय रीजन, यानी पहला ऐसा हो गया कि जो आदमी काम कर रहा है उसकी आंखों की सेफ्टी के लिए आपको कुछ प्रोविजन देने पड़ेंगे। और दूसरा पॉइंट ऐसा बोल रहा है कि भाई जैसे अगर कोई वेल्डिंग का एक्टिविटी हो रहा है तो उसकी सेफ्टी के लिए तो आप कुछ प्रोविजन दे रहे हो, लेकिन उसके आसपास में जो लोग काम कर रहे हैं उसी शॉप फ्लोर पे अगर जैसे कोई ऑफिस में अगर कोई बंदा बैठ रहा है तो उसकी सेफ्टी के लिए क्या, उसकी आंखों को भी उसके जो रोशनी निकल रही है उससे नुकसान हो सकता है। उस केस में क्या, तो वो भी चीज आपको देनी पड़ेगी। तो ये क्या कह रहा है कि इफेक्टिव स्क्रीन होनी चाहिए। जैसे आप वेल्डिंग के लिए देखोगे तो काफी इंडस्ट्री इस तरह का एक प्लास्टिक का पूरा एक मैकेनिज्म होता है, पर्दे लगा के रखती है। काफी इंडस्ट्री में जो मेटल की शीट होती है वो बड़े बड़े शीट लगा के रखते हैं, यानी वेल्डिंग का एक अलग से एरिया डिफाइन कर दो। अगर वो पॉसिबल नहीं हो रहा है क्योंकि वेल्डर अगर अलग अलग लोकेशन पे मूवमेंट कर रहा है तो वो जहाँ पे भी काम कर रहा है वहां पे इस तरह का शील्ड लगा के रख सकता है, या तो फिर सूटेबल गॉगल्स जो है वो उसको प्रोवाइड करने चाहिए। अभी हम लोग सेक्शन 35 पे आ गए। सॉरी, प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स, गैसेस एटसेट्रा। ये भी जिसे हम लोग कन्फाइंड स्पेस के नाम से जानते हैं, इसके लिए क्या प्रोविजन दिए गए हैं? नो पर्सन रिक्वायर्ड और अलाउड टू एंटर, यानी कोई भी आदमी को हम लोग परमिशन नहीं देंगे अंदर जाने की। और कहाँ पे? ऊपर हो गया, कोई भी टैंक हो गया, पीट हो गया, पाइप हो गया, या कोई भी कन्फाइंड
कन्फाइंड स्पेस यहाँ पे लास्ट में वर्ड डाल दिया, यानी पूरी फैक्ट्री के अंदर कहीं पे भी अगर आपका कन्फाइंड स्पेस है तो कन्फाइंड स्पेस के लिए ये चीज एप्लीकेबल हो रहा है इन एनी फैक्ट्री, यानी सारी फैक्ट्री के लिए ये चीज एप्लीकेबल है कि जिसमें गैस हो सकता है, फ्यूम्स हो सकता है, वेपर हो सकता है या कोई भी डस्ट हो सकता है, जिसकी वजह से यानी उसका जो क्वांटिटी है फ्यूम्स का, गैस का, वेपर का, डस्ट का, वो इतना है कि इसकी वजह से जो आदमी अंदर जाएगा उसकी लाइफ और उसकी सेफ्टी के लिए अगर रिस्क है तो उस केस में हम लोग उसको एंट्री का परमिशन नहीं देंगे unless it is provided with a manhole of adequate size or other effective means of egress। लेकिन यहाँ पे एक टर्म्स डाली गई है कि अगर यहाँ पे एंट्री देनी है तो कंपलसरी उस वेसल के ऊपर कन्फाइंड स्पेस जो है वहाँ पे मेन होल कंपलसरी होना चाहिए। अगर मेन होल नहीं है, राइट, या दूसरा कोई सिस्टम नहीं है तो हम लोग उसको एंट्री करने नहीं देंगे। पहली चीज, इसको और अच्छी तरह से समझेंगे तो अलग अलग उसके ऑप्शन जो है वो आएंगे। दूसरा पॉइंट आता है, पहला तो मेन होल का था, दूसरा क्या कहता है, कब तक एंट्री नहीं मिलेगी, until all practicable measures have taken to remove। टू रिमूव पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि जब तक उसके अंदर जो भी गैस है, जो भी फ्यूम्स है, जो भी वेपर है, जो भी डस्ट है, वो जब तक 100% आपने नहीं निकाल लिया है, बराबर, या तो फिर अगर उसका लेवल इतना नहीं आ गया कि जब तक उसके परमिसिबल लिमिट्स के अंदर नहीं आ जाता है, क्योंकि हर एक का एक कॉन्सेंट्रेशन होता है, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट बोलते हैं या IDLH जो हम लोग कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, जब तक वो लिमिट नहीं आता है, राइट, या लिमिट से उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है, तब तक उसको आप अलाउड नहीं कर सकते। थर्ड जो पॉइंट आता है यहाँ पे, सर्टिफिकेट इन राइटिंग हैज बीन गिवन बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन। अभी ये कॉम्पिटेंट पर्सन अगर आपको समझना है कि ये कन्फाइंड स्पेस की बात हो रही है, प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स और गैसेस की बात हो रही है, इसमें ये कॉम्पिटेंट पर्सन वर्ड जो है उसको समझना है, तो आपको उसी फैक्ट्री एक्ट का जो इंस्पेक्टिंग स्टाफ करके एक पूरा चैप्टर 2 दिया हुआ है, उसके अंदर अलग अलग क्वालिफिकेशन डिफाइन किया गया है। वहां पे इस सेक्शन के हिसाब से अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होता है। तो ये सर्टिफिकेट इन राइटिंग जो है ये पूरा हमारा परमिट टू वर्क सिस्टम के बारे में बता रहा है। परमिट आपको इश्यू करना पड़ेगा और वो परमिट में साइन कौन करेगा, ये कॉम्पिटेंट पर्सन जो है आपकी फैक्ट्री के अंदर वो साइन करेगा और वो इंश्योर करेगा कि इसके अंदर जो भी गैस है, जो भी फ्यूम्स है, जो भी डस्ट है, जो भी वेपर है, वो पूरा हमने निकाल दिया है, या तो फिर उसका लेवल इतना कम कर दिया है कि आदमी जो है वो आराम से अंदर काम कर सके। सेकंड पॉइंट आ रहा है, और यहाँ पे लास्ट में और लिखा हुआ है, सच अ पर्सन इज वेयरिंग सुटेबल ब्रीथिंग एपरेटस एंड बेल्ट। यानी जब वो आदमी अंदर काम करने के लिए जाएगा तो उसके पास कंपलसरी BA सेट होना चाहिए। पहले BA सेट का सिस्टम था, अभी जो अगर लेटेस्ट सिस्टम की बात करें तो काफी सारी इंडस्ट्री में अभी कॉम्प्रेस एयरलाइन सिस्टम भी आ गया है, तो BA सेट की जगह पे कंटिन्यूअस एयर सप्लाई जो है वो भी लेके जाते हैं। और सेफ्टी बेल्ट कंपलसरी होना चाहिए, अगर इनकेस अगर वो आदमी कुछ दिक्कत हो जाती है, बेहोश हो जाता है, तो या तो उसका हॉरिजॉन्टल रेस्क्यू हम लोग कर सके या तो फिर वर्टिकल उसका रेस्क्यू कर सके। इसकी वजह से सेफ्टी बेल्ट पहन के ही अंदर आदमी जो है वो जाना चाहिए। सेक्शन 36A आ गया, ये भी कन्फाइंड स्पेस और जो डेंजरस जो चीज होती है उसके रिलेटेड ही है कि इलेक्ट्रिक लाइट जो है वो हमेशा 24 वोल्ट का ही होना चाहिए। इससे अगर ज्यादा वोल्ट का रहेगा तो ज्यादा रोशनी अंदर जाएगी, ज्यादा रोशनी भी जा सकती है, अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई बढ़ गया, वोल्टेज अगर बढ़ गया तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। तो पहले इस तरह से सप्लाई लेके जाते थे, अभी जो ये जो येलो फोटो देख रहे हैं उस तरह की टॉर्च भी आ गई है, और कुछ जो है वो पोर्टेबल लैंप या पोर्टेबल टॉर्च भी अभी मार्केट में अवेलेबल है कि जो कि एक्सप्लोजन प्रूफ है। तो ये चीज जो है ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं कि अभी तक हम लोगों ने एंट्री के बारे में देखा था, अभी चीज आ रही है कि एक्सप्लोजिव और इनफ्लेमेबल डस्ट गैस जो है उसके बारे में क्या है। तो अगर आप फोटो देखेंगे तो कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे यहाँ पे एक डस्ट जनरेट हो रही है, तो वो कहाँ पे, कहीं पे भी फ्लैट सरफेस, अगर आप कन्वेयर वाले सेक्शन में चले जाएंगे जहाँ पे कोल कन्वेयर का हैंडलिंग होता है, तो उसका जो बीम कॉलम जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ आता है, जो जिसके ऊपर हम लोग मेटल की शीट लगाते हैं, उसके ऊपर आपको कोयले की डस्ट देखने को मिलेगी। तो ये इंपीरियल शुगर का इंसिडेंट आप देखेंगे, इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा, तो काफी बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था इसका, शुगर की इंडस्ट्री पूरा खत्म हो गया था, किसी ने सोचा नहीं था, और ये इंसिडेंट होने के बाद ही ये चीज जो है वो जितने भी फायर के बड़े बड़े जो साइंटिस्ट थे उन्हें पता चला कि भाई डस्ट जो है वो भी हमारे लिए बहुत नुकसान करती है। तो कहीं पे भी किसी भी फैक्ट्री में किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अगर वहां पे डस्ट,
गैस फ्यूम्स या वेपर अगर जनरेट हो रही है और वो उसका कैरेक्टरिस्टिक ऐसा, उसका कुछ प्रॉपर्टी ऐसा है कि अगर ज्यादा क्वांटिटी में इकट्ठा हो गई और उसकी वजह से अगर एक्सप्लोजन हो सकता है, तो आपको उसके सेफ्टी प्रिकॉशन जो है वो लेने पड़ेंगे। फिर आता है सेफ्टी प्रिकॉशन में क्या लेना चाहिए। तो पहला बोलता है कि इफेक्टिव एनक्लोजर, जहाँ पे वो डस्ट जनरेट हो रही है वो सारा जो प्लांट है उसकी मशीनरी है उसको 100% सील कर दो, यानी चारों तरफ से बाउंड्री वॉल बना दो ताकि वो बाहर ना जाए, पहली चीज। दूसरा क्या करना है, रिमूवल और प्रिवेंशन ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट। एक्यूमुलेशन यानी इकट्ठा होना, या तो जितनी भी डस्ट यहाँ पे इकट्ठा हो रही है उसको हटा दो, या तो फिर ऐसा कुछ सिस्टम करो ताकि प्रिवेंशन ही करना है, यानी वो डस्ट जो है वो इकट्ठा ही ना हो, ऐसा कुछ भी मैकेनिज्म आप कर सकते हो। दूसरा, तीसरा आता है कि एक्सक्लूजन और इफेक्टिव एनक्लोजर ऑफ ऑल पॉसिबल सोर्सेज ऑफ इग्निशन। पहला जो दो पॉइंट है वो डस्ट के बारे में है, या मशीनरी को प्रोटेक्ट कर दो। दूसरा है कि एक्यूमुलेशन जो हो रहा है उसको बंद कर दो, और तीसरा है कि इग्निशन सोर्सेज जो है उसको आप आइसोलेट कर दो। कहीं पे जैसे काफी प्लांट में आप देखेंगे कि यहाँ पे नेक फ्लेम जो है वो अलाउड नहीं है, वो इसी चीज की वजह से होता है। यहाँ पे एक्ट में ये चीज लिखा हुआ है। एक्सप्लोजिव और इनफ्लेमेबल डस्ट या गैस है उससे रिलेटेड और क्या कहता है। अगर मान लो कि सबसेक्शन 1 इसके पहले वाला जो पॉइंट है अगर वो पॉसिबल नहीं हो रहा है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ से थोड़ा सा और डिटेल में लिया हुआ है कि जो इक्विपमेंट है, राइट, वो अगर प्रेशर सहन नहीं कर सकता, अगर ब्लास्ट हुआ, तो उस केस में क्या करना चाहिए। तो उस केस में कह रहा है कि जो उसका चॉक्स है, उसकी पेपर प्लेट जो है, उसका वेंट जो है, ऐसा कुछ मैकेनिज्म लगाना चाहिए ताकि अगर अंदर प्रेशर बढ़ रहा है तो वो इस डिवाइस के थ्रू जो है उसका जो एक्सेसिव प्रेशर है, जो ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है, वो निकल जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ में ये भी कह रहा है कि अगर कहीं पे भी अगर ये सिस्टम लगा रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है कि उसके अंदर कोई एक्सप्लोजिव मिक्सचर नहीं होना चाहिए, इनफ्लेमेबल गैस जो है वो नहीं होना चाहिए, कोई वेपर नहीं होना चाहिए, और वो प्रेशर में जब कंडीशन में हो तब वो रिलीज नहीं कर सकते आप। फिर और क्या क्या कंडीशन बता रहे हैं कि अगर मान लो अगर ये सब चीजें है, अंदर फ्लेमेबल गैस है या डस्ट है, वेपर है, और उसके अंदर प्रेशर वाली सिचुएशन है, उस केस में अगर आपको उसको रिलीज करना है तो उस केस में आप क्या करेंगे। तो जब तक बिफोर यानी उसके पहले आपको क्या करना है, उसको लूज करने से पहले आपको ध्यान में देना है कि उसका जो फ्लो है, एनी फ्लो ऑफ द गैस और वेपर इनटू द पार्ट ऑफ एनी सच पाइप शैल बी इफेक्टिवली स्टॉप। यानी जहां से उसका सप्लाई आ रहा है पहले वो सप्लाई जो है उसको बंद करना है। एक मान लो एक पंप लगा हुआ है, पंप के बाद एक पाइपलाइन है, वो पाइपलाइन का कनेक्शन कहीं पे और टैंक में जा रहा है, तो वो फ्लेमेबल गैस है, तो जाहिर सी बात है जो पाइप रहेगा उसके अंदर प्रेशर रहेगा। तो जहाँ से उसका सप्लाई आ रहा है, पंप जहाँ से कनेक्ट हो रहा है, पहले वहां पे उसका जो वाल है पंप बंद कर दिए, उसका वाल बंद कर दिए, जितना प्रेशर है वो सारा पहले रिलीज हो जाएगा। सेकंड पॉइंट आएगा कि बिफोर और इज रिमूव, यानी जो भी इक्विपमेंट है उसको अगर आप रिलीज करना चाह रहे हो, वो रिमूव करने से पहले क्या करना है, रिड्यूस द प्रेशर। यानी अभी पहले आपको क्या करना था, आइसोलेट करना था, उसका आइसोलेशन वाल जो था उसको बंद करना था। बंद करने के बाद सेकंड पॉइंट आता है कि उसका जो प्रेशर है वो रिलीज कर दो, और रिलीज करने के बाद उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जब तक वो मटेरियल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे नहीं आ जाता तब तक उसको आपको खोलना नहीं है। और इसके बाद जो भी है यानी खोल दिया तो इसके बाद किस तरह से काम करेंगे ये सब चीज के बारे में है। अगर ओपन एयर नो प्लांट, इसी को कंटिन्यू करेंगे, नो प्लांट टैंक और वेसल, यानी उसके अंदर कंटेन, यानी आज की डेट में है या हैज कंटेन, यानी इसके पहले अगर कोई केमिकल या एक्सप्लोजिव मटेरियल अगर रखा हुआ था, राइट, तो उस केस में कोई भी एप्लीकेशन ऑफ हीट, यानी ऐसी कोई भी प्रोसेस आप नहीं कर सकते जिसमें हीट, स्पार्क या फायर, ऐसी कोई भी प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व होती है। बेसिकली वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, गैस कटिंग, ये सब चीजें नहीं कर सकते इसके अंदर। बेसिकली इसके बारे में यहाँ पे पूरा लिखा हो। कोई भी टैंक है, कोई भी वेसल है या कोई भी प्लांट है, उसके अंदर आज की डेट में है कोई भी ऐसा एक्सप्लोजिव या फ्लेमेबल मटेरियल रखा हुआ है या पहले रखा हुआ था, उस केस में वहां पे कोई भी ऐसा हॉट वर्क जो है वो नहीं कर सकते। और जब तक नहीं कर सकते इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है कि उसका प्रेशर 0 होना चाहिए, उसका आइसोलेशन वाल्व बंद होना चाहिए, उसके अंदर फ्रेश एयर का सप्लाई जाना चाहिए। पूरा जब कंडीशन मॉनिटरिंग करने के बाद हम लोग कर सकते हैं।
इसके साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने लिए रूल्स रेगुलेशन बनाए। सबसे फेवरेट पॉइंट आ गया हमारा प्रिकॉशन इन केस ऑफ फायर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस ऑफ फायर के बारे में क्या करना है। इन एवरी फैक्ट्री, यानी इंडिया की सारी फैक्ट्री के लिए ये चीज जो है सेक्शन 38 एप्लीकेबल हो रहा है। ऑल प्रैक्टिकेबल मेजर्स शैल बी टेकन, यानी कंपलसरी लेना ही है, उसमें कोई आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। टू प्रिवेंट आउटब्रेक ऑफ फायर, सबसे पहला चीज क्या कह रहा है कि पहला तो भाई फायर होनी ही नहीं चाहिए। इंडिया की हर एक फैक्ट्री में ऐसे आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं कि जिसमें आउटब्रेक ऑफ फायर यानी फायर इंसिडेंट होना ही नहीं चाहिए, पहली चीज। और दूसरा क्या कहता है कि इट्स स्प्रेड, यानी फायर का जो इंसिडेंट होता है वो फैलता है, इंटरनली फैल सकता है या एक्सटर्नली भी फैल सकता है। दोनों केस को रोकने के लिए आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ में क्या करना है, एंड टू प्रोवाइड एंड मेंटेन सेफ मींस ऑफ एस्केप ऑफ ऑल पर्सन, यानी अगर मेरी फैक्ट्री के अंदर फायर होता है बाय चांस, मेरे पास ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, ऐसे एस्केप के रास्ते होने चाहिए, रूट होना चाहिए, दरवाजे होने चाहिए, ताकि ऑल पर्सन यानी फैक्ट्री के अंदर जितने भी आदमी काम करे वो सारे के सारे बाहर निकल के जा सके। और द नेसेसरी इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज फॉर एक्सटिंग्विशिंग द फायर। दो चीजें होनी चाहिए, पहला लाइफ सेफ्टी के बारे में है कि सारे आदमी मेरे बाहर चले जाए, उसके लिए मेरे पास कोई सिस्टम होना चाहिए। और सेकंड ऑप्शन है कि मेरे पास ऐसे इक्विपमेंट होने चाहिए, ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए जिसके साथ मैं फायर फाइटिंग ऑपरेशन जो है वो कर सकूं। बराबर। साथ में ये ट्रेनिंग वाला पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं कि इन एवरी फैक्ट्री ऑल द वर्कर्स आर फेमिलियर विद द मीन्स ऑफ एस्केप इन केस ऑफ फायर एंड हैव बीन एडिक्वेटली ट्रेन इन द रूटीन फॉलोड इन सच केसेस। बेसिकली जो हम लोग बोलते हैं ना कि फायर एक्सटिंग्विशर की ट्रेनिंग या फर्स्ट एड की ट्रेनिंग सारे के सारे एम्प्लॉइज को आनी चाहिए। तो ये क्लोज के अंदर ये चीज लिखा हुआ है that every factory all the workers are familiar in the sense कि सबको बेसिक ट्रेनिंग आपको देना ही पड़ेगा। साथ में क्या कहता है, प्रिकॉशन इन केस ऑफ फायर द स्टेट गवर्नमेंट मेक रूल्स, यानी अगर गुजरात की बात करें तो रूल नंबर 66A जो है वो पूरा फायर के बारे में लिखा गया है। तो आपका स्टेट का जो भी फैक्टर ये रूल्स रहेगा वो रूल्स आप पढ़िए, तो इसमें आपके पूरा आपके स्टेट में क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। और साथ में ये भी चीज लिखा हुआ है कि इसके पहले वाले जो सेक्शन है अगर उसमें हम लोगों ने जो भी चीज लिखा हुआ है उसके अलावा और क्या हो सकता है। इफ द चीफ इंस्पेक्टर यानी फैक्ट्री इंस्पेक्टर, मान लो अगर आपकी फैक्ट्री में विजिट करने के लिए आ रहा है, उसने राउंड लिया आपकी फैक्ट्री में और राउंड लेते टाइम अगर उसको ऐसे लग रहा है कि भाई यहाँ पे जितना प्रिकॉशन लिया हुआ है उसके अलावा बहुत ज्यादा रिस्क है, यानी फायर हो गया तो वर्स्ट केस हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा या मेजर इंसिडेंट हो सकता है, ऐसे उसको अगर लग रहा है तो उस केस में वो बाय ऑर्डर इन राइटिंग, यानी जो भी आपका फैक्ट्री का मैनेजर रहेगा, हो सकता है प्लांट हेड हो या कोई ऑपरेशन का हेड हो, जो भी आदमी हो, उसको वो बकायदा लिख के दे सकता है कि भाई आपने जो भी प्रिकॉशन लिए इसके अलावा आपको ये सारी चीज भी करके रखनी पड़ेगी। और उसका जो भी डेट आपको देगा, मान लो अगर 6 महीने का टाइम दे रहा है तो 6 महीने के अंदर आपको वो कंप्लाई करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो है उसने क्या लिख के दिया है। पावर टू रिक्वायर स्पेसिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स और टेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि फैक्ट्री इंस्पेक्टर की अगर विजिट हो रही है तो उस केस में वो क्या कर सकते हैं। स्टेबिलिटी यानी आपका फैक्ट्री का जो स्ट्रक्चर है, बीम कॉलम, उसका रूफ जो बना हुआ है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मान लो अगर इंस्पेक्टर आया, फैक्ट्री इंस्पेक्टर की विजिट हुई और उसको ऐसा लग रहा है कि एनी बिल्डिंग, एनी पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग जो है उसके अंदर ऐसी कंडीशन आ गई है, काफी पुराना स्ट्रक्चर हो गया है कि जिसकी वजह से आदमी जो काम कर रहे हैं उनकी लाइफ को खतरा है, तो वो लिख के दे सकता है कि भाई ये जो जैसे सेकंड वाला फोटो आप देख रहे हो, बीम जो जा रहा है, बीम का पूरा आरसीसी जो है वो टूटा हुआ दिख रहा है और जो सलिया लगा हुआ है उसके अंदर भी जंग लग गया है। इट मीन्स कि अभी स्ट्रक्चर जो है वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। अगर स्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है तो वो स्ट्रक्चर गिर सकता है। अगर गिर गया, पूरी की पूरी फैक्ट्री या शेड गिर गया, तो जाहिर सी बात है जितने भी आदमी अंदर काम कर रहे हैं उनकी डेथ हो जाएगी, उनको मेजर इंजरी हो सकता है। तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर आ रहा है तो आपके पास वो सारे जो भी, सॉरी कुछ कहना है क्या?
हाँ जी गुरुजी, दुर्घटना हो सकती है सर जी यहाँ पे। हाँ, दुर्घटना हो सकती है और उसको रोकने के लिए अगर फैक्ट्री इंस्पेक्टर विजिट के लिए आ रहा है तो फैक्ट्री का जो स्ट्रक्चर होता है उसका स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट वो आपसे मांग सकता है। डिफेक्टिव पार्ट्स जो है अगर उसको देख के आपको पूछ सकता है, यानी जो भी फैक्ट्री का जो मैनेजर रहेगा, एचआर डिपार्टमेंट रहेगा, सिविल इंजीनियर रहेगा, उसको वो पूछ सकता है कि भाई ये जो स्टेबिलिटी है उसका मेरे को डॉक्यूमेंट दिखाइए, आपने क्या क्या मटेरियल यूज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आप मुझे दिखाइए। नेक्स्ट जो आ रहा है हमारा सेक्शन 40 में आ गए हम लोग। लास्ट सेक्शन है, 2-3 पॉइंट आएंगे। सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी। पहला जो था वो विजिट के ऊपर अगर उसको लग रहा है कि स्ट्रक्चर जो है वो पुराना हो गया है, डैमेज हो गया है, जंग लग गया है, आरसीसी किया हुआ है, वो सब खराब हो गया है, तो वो आपको लिखित में दे सकता है कि भाई आपको ये सब चीजें रिपेयरिंग करवानी पड़ेगी। ये चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इफ इट अपियर्स टू द इंस्पेक्टर, फैक्ट्री इंस्पेक्टर को अगर ऐसा लग रहा है कि एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग का कोई पार्ट हो सकता है, एनी पार्ट ऑफ द वेस्ट, चलने का जो रास्ता है उसका कोई पार्ट हो सकता है, कोई मशीनरी हो सकता है, कोई प्लांट हो सकता है, वो भी इस डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ, यानी आदमी की जो सेफ्टी है उसके ऊपर रिस्क हो सकता है, तो वो जो फैक्ट्री का ऑक्यूपायर है, जो मैनेजर है, उसको वो रिटर्न में दे सकता है कि भाई ये चीजें जो है आपको करनी पड़ेगी। अगर उसको ऐसे लग रहा है कि भाई इन लोगों ने मेरे कहने के बावजूद अगर ये सब काम नहीं किया, यानी फैक्ट्री में जो रिपेयरिंग के बारे में अगर वो बोल के गया है, स्टेबिलिटी चेक करवाने के लिए बोल के गया, अगर वो नहीं कर रहे तो प्रोहिबिटिंग इट्स यूज अंटिल इट हैज बीन प्रॉपर्ली रिपेयर्ड या अल्टर, यहाँ पे लास्ट में मैंने हाईलाइट किया हुआ है। उसके पास, फैक्ट्री इंस्पेक्टर के पास अथॉरिटी हो सकती है कि जब स्ट्रक्चर इस कंडीशन में आ जाए तो वो बाकायदा बोल सकता है कि भाई फैक्ट्री जो है आप जब तक ये रिपेयरिंग नहीं करवाओगे तब तक मैं इसका यूज नहीं करने दूंगा। पर्टिकुलर फैक्ट्री बंद हो सकती है, फैक्ट्री का कोई पोर्शन जो वो बंद करवाने की उसके पास अथॉरिटी हो सकती है। मेंटेनेंस ऑफ अ बिल्डिंग, तो उस केस में हमें क्या करना है, तो हमें उसको अच्छी तरह से सर मेंटेन करना है। चलिए, एचआर का पॉइंट था पार्ट होता है। कुछ सर, एक कहना है, पॉइंट था। बोलिए। हाँ जी सर एक पॉइंट था। सर जैसे अगर जो एक्सटर्नल ऑडिट आता है, अगर उसको कोई कमी पेशी लगती है कि यहाँ पे ये दिक्कत है, यहाँ पे ये पार्ट खराब है, तो एक्सटर्नल ऑडिटर के कहने पर भी कुछ हो सकता है कि जहाँ फिर जो फैक्ट्री यस, इंस्पेक्टर होगा उसी के कहने पर ही कोई ना कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं हम कंपनी के ऊपर। नहीं नहीं, लीगल एक्शन ऐसा नहीं, हम लोग नहीं ले सकते, हम लोग सिर्फ बता सकते हैं। जैसे फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से अगर जा रहे हो ना, तो ये इसका जो क्लोज अभी मैंने दिखा है ना, सेक्शन 40, उसका रेफरेंस आप मैनेजमेंट को दिखा सकते हैं। तो फैक्ट्री एक्ट में ये चीजें लिखी हुई है कि ये अगर स्ट्रक्चर डैमेज हुआ तो वो हमें मना कर सकता है फैक्ट्री को यूज करने से। तो मैनेजमेंट ये चीज को ध्यान में रख के एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स वो करवा सकती है। ये फैक्ट्री एक्ट का हो गया। सेकंड चीज आप जो पूछ रहे हो, एक्सटर्नल ऑडिट हो सकता है आपका 45,001 का अगर सिस्टम है, एक्सटर्नल ऑडिट आया है तो वो आपको पॉइंट बता सकता है कि भाई आपका स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो गया है। डैमेज हो गया है, इस केस में वो आपको ऐसे बताएगा कि आपका लीगल रजिस्टर कहाँ पर है वो मुझे दिखाइए। लीगल रजिस्टर में आपका जो एचआर डिपार्टमेंट में जब वो जाएगा तो एचआर डिपार्टमेंट के पास वो लीगल रजिस्टर मांगेगा, उसमें स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट वो मांगेगा। अगर वो 5 साल या जो भी आपके स्टेट में जो भी रूल्स बना हुआ है उसके हिसाब से अगर उसकी डेट पुरानी हो गई है, चली गई है, अगर उसने स्टेबिलिटी नहीं करवाया हुआ है या उसकी फिजिकल कंडीशन खराब उसको दिख रही है, तो उस केस में वो आपको जो नॉन कन्फर्मिटी बोलते हैं, एनसी जो बोलते हैं, वो आपको देगा कि भाई ये जो चीज है इसको आपको चेक करवानी चाहिए। फैक्ट्री बंद करवाने की अथॉरिटी फैक्ट्री इंस्पेक्टर के पास होती है। जो एक्सटर्नल ऑडिट जो आता है, मैनेजमेंट सिस्टम का जो ऑडिट आता है, उसमें वो लोग फैक्ट्री बंद करवाने का अथॉरिटी उनके पास नहीं होता है। क्लियर हुआ गुरप्रीत? यस सर, क्लियर है। ओके ओके। सेक्शन 40A ये बाद में ऐड किया गया था कि अगर मान लो, पहला तो हमने लिख दिया, ये जो आगे वाला जो सेक्शन था कि भाई अगर स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर आके बंद करवा सकता है, तो फिर इसके बाद में ये क्लोज जो है वो ऐड करवाया गया कि भाई मेंटेनेंस ऑफ अ बिल्डिंग, अगर स्ट्रक्चर डैमेज हुआ तो उसको मुझे रिपेयरिंग भी करवाना है। तो रिपेयरिंग जो है इसको करवाने के लिए ये क्लोज डाला गया है कि भाई आपको मेंटेन उसको करना चाहिए अच्छी कंडीशन में, ताकि हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स जो है उसको मेंटेन कर सके। ओके, सेक्शन 40 भी सेफ्टी ऑफिसर, काफी सारे लोग
सोचते रहते हैं कि भी सेफ्टी ऑफिसर बन जाए, बराबर। तो सेफ्टी ऑफिसर एक ही ऐसा क्वालिफिकेशन है जिसको बाकायदा एक्ट के अंदर शामिल किया गया, यानी कोई फैक्ट्री में या पूरा इंडिया का कोई भी कानून उठा लीजिए, उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं मिलेगा कि मैकेनिकल इंजीनियर बनना है तो कैसे बनना चाहिए या उसका कौन सी फैक्ट्री में उसको डिप्लॉय करना चाहिए। सेफ्टी ऑफिसर हमारा ही एक प्रोफेशन ऐसा है कि जिसको एक्ट लीगली माना गया है कि क्या होना चाहिए, उसका क्वालिफिकेशन ये सारे इन एवरी फैक्ट्री, सारी फैक्ट्री के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन कब, जहाँ पे 1000 या उससे ज्यादा आदमी काम कर रहे हो तो, या तो फिर ओपिनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट को अगर लग रहा है कि ये चीज करनी चाहिए तो वो अपने हिसाब से, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो सकती है, कोई ऑपरेशन हो सकता है, कोई प्रोसेस हो सकती है जहाँ पे आदमी को चोट लगने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉइजनिंग यानी बहुत टॉक्सिक केमिकल का हैंडलिंग कर रहे हो, या किसी आदमी को उस फैक्ट्री में काम करने की वजह से कोई बीमारी हो सकती है। हमारे पास तो भी थोड़ा सा टाइम है, मैं आज के सेशन को कंप्लीट करने के लिए ट्राई करूंगा, अगर हुआ तो ठीक है, अगर हम लोग 5-10 मिनट के लिए सेम लिंक से रिकनेक्ट करेंगे। डिसीज हो सकता है, अगर कोई जैसे कोई टॉक्सिक केमिकल में काम कर रहा है, उसको कैंसर हो गया, उसके फेफड़े खराब हो सकते हैं, ऐसी अगर चीजें है जिसमें हेल्थ का भी रिस्क हो, सेफ्टी का भी रिस्क हो, तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट जो है उन सारी फैक्ट्रियों का लिस्ट बना के ऑफिशियली गैजेट जो कॉपी होती है, गैजेट कॉपी में लिख के और डिक्लेयर करेंगे, और उन सारी फैक्ट्रियों का आपको सेफ्टी ऑफिसर रखना पड़ेगा। स्पेशली अगर गुजरात का तो नहीं देखा है मैंने, लेकिन राजस्थान का एक लिस्ट अभी कुछ दिन पहले ही मैंने देखा था, उसमें काफी सारी फैक्ट्रीज के नाम लिखे हुए हैं और उसमें लिखा हुआ है कि इतनी इतनी फैक्ट्रीज के अंदर आपको सेफ्टी ऑफिसर जो है वो डिप्लॉय करना पड़ेगा। इसके साथ में ये भी लिखा हुआ है एक्ट के अंदर, द मीटिंग विल एंड फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स इन 5 मिनट, 5 मिनट में हम लोग सेशन कंप्लीट हो जाएगा। ड्यूटीज, क्वालिफिकेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ सेफ्टी ऑफिसर शैल बी सच प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को बोल दिया गया है कि ड्यूटीज यानी जो सेफ्टी ऑफिसर है वो क्या काम करेगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और कंडीशन, कंडीशन यानी उसका क्या, टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या रहेगा सेफ्टी ऑफिसर का, वो सारा चीज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करेगी। तो हर एक स्टेट के जितने भी रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं, फैक्ट्री रूल्स बना हुआ है, उसमें उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी ड्यूटीज जो है वो सारा डिफाइन किया गया है। आप राजस्थान में हो तो राजस्थान का चेक करिए, यूपी बिहार के स्टेट में है तो आप वहाँ का जो भी रूल्स रेगुलेशन बना हुआ है वो चेक कीजिए, गुजरात में काम कर रहे हो तो गुजरात का जो सेफ्टी ऑफिसर रूल बना हुआ है उसको आप रिफर कर सकते हैं। पावर टू मेक रूल्स टू सप्लीमेंट दिस चैप्टर, ये जो पूरा चैप्टर है यानी चैप्टर 4 सेफ्टी के बारे में बना हुआ है, सबसे लास्ट में इन लोगों ने एक सेक्शन ऐसा डाल दिया कि द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स, यानी हम लोगों ने कुछ ऐसे 20 पॉइंट जो एक्ट में ऐसे बोल रहा है कि हम लोगों को ऐसे 20 पॉइंट ऐसे लगे जो सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा इस चैप्टर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर आपको एडिशनल अगर कुछ भी लग रहा है तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने स्टेट के लिए रूल्स जो है वो बना सकती है। ये सबसे लास्ट में इम्पोर्टेंट क्लोज इन्होंने डाल दिया है। चलिए, तो हमारा विद इन टाइम फ्रेम सेशन कंप्लीट किया है मैंने। अभी कुछ क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, आई एम ओपन टू आंसर, अदरवाइज फिर ग्रुप में आप लिख सकते हैं अगर कुछ क्वेश्चन है तो। हमारे पास 2-3 मिनट का टाइम होता है। सर पेंडिंग मेंबर्स को अकेला ही था। सॉरी, एक्चुअली मुझे पता नहीं था, एक्चुअली मैं मेरी पीसी से ही स्क्रीन शेयर कर रहा था, मुझे आइडिया नहीं था, जस्ट अभी मैंने मैसेज देखा यार। सर ऐसा बोलने पर सेफ्टी ऑफिसर को कंपनी से निकालने के, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। सेफ्टी ऑफिसर का जो काम है ना वो लीगल, यानी लास्ट सेशन में भी बताया गया था कि सेफ्टी ऑफिसर जो होता है ना वो स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो ऐसा कुछ है। तो उसका काम ही ये होता है कि लीगल रिक्वायरमेंट्स में जो चीज लिखी हुई है उसको फैक्ट्री के अंदर इम्प्लीमेंट करवाए। ओके, एनीथिंग एल्स, और किसी को कुछ डाउट है?
बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। ओके, थैंक यू एवरीवन। हमारा सेशन हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। आप लोग एक एक करके इसमें मीटिंग रूम से लेफ्ट कर सकते हैं।